अजमेर का चौहान वंश भाग 3। चलिए शुरू करते हैं। बात हम अब करने वाले हैं सोमेश्वर चौहान की। सोमेश्वर चौहान की हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सोमेश्वर चौहान के पहले के शासक की अगर हम बात करें तो इसके पहले कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय था। पृथ्वीराज सेकंड इसके पहले शासक थे, सोमेश्वर द्वितीय के पहले थे। तो पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या किया था कि अपर गांग्य की हत्या कर दी थी और उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय 1164 में शासक बन गए थे। तो अब हम बात करते हैं सोमेश्वर चौहान कौन है। अब देखिए क्या हुआ। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई। निसंतान ये ईश्वर को प्राप्त हो गए, निधन हो गए। इसके बाद उसके जो चाचा थे सोमेश्वर, यानी कि ये अर्णोराज का पुत्र और विग्रहराज चतुर्थ और अपर गांगेय का छोटा भाई कौन था? सोमेश्वर। ये फिर राजा बनते हैं। ये सोमेश्वर उस समय गुजरात में जो जयसोम और कुमारपाल थे उसके दरबार में ये काम करता था, वहाँ पर कार्यरत थे। उसके बाद में वहाँ से ये शाकंभरी राज्य में आए और शाकंभरी राज्य के स्वामी बन गए। तो सोमेश्वर अब किसके शासक बन गए? शाकंभरी राज्य के शासक बन गए। अब देखिए, सोमेश्वर ने क्या किया था कि कुमारपाल के जो कोंकण का जो शत्रु था मल्लिकार्जुन, उसको इसने पराजित किया था, जिससे यह काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और उसी समय जब उसने पराजित किया था तभी उसने कलचूरी की राजकुमारी थी, जिसका नाम था कर्पूर देवी से इसने विवाह किया था। तो सोमेश्वर की पत्नी का नाम है कर्पूर देवी और यही कर्पूर देवी आगे जाके पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता बनती है। इसके उपरांत इससे कर्पूर देवी और सोमेश्वर चौहान के दो पुत्र हुए थे। पहले का नाम था पृथ्वीराज थर्ड तृतीय और एक और था, उसका नाम था हरिराज। तो दो इसके पुत्र हुए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और हरिराज। सोमेश्वर चौहान के बारे में ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसने अपने पिता अर्णोराज और खुद की मूर्ति बनाई थी और एक नवीन मूर्ति कला को इसने प्रोत्साहन दिया था। यानी पिता और पुत्र की मिक्स के रूप में मूर्ति कला को प्रोत्साहन सोमेश्वर चौहान द्वारा दिया गया था। अब देखिए, ये सोमेश्वर चौहान जो है वह आबू के जो शासक हैं जेत सिंह की सहायता के लिए जाता है। तो वहाँ पर इसका युद्ध होता है गुजरात के शासक से। आबू की तो सहायता के लिए जाता है, पर गुजरात का शासक होता है भीम द्वितीय। कौन होता है? भीम सेकंड। तो भीम सेकंड से युद्ध करते समय इसकी हत्या इसी भीम द्वितीय द्वारा कर दी जाती है। तो इस तरह से गुजरात का जो चालुक्य शासक होता है भीम द्वितीय, इसके द्वारा सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर सोमेश्वर चौहान की कथा जो है वो समाप्त हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण शासक की हम बात करने वाले हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सबसे महत्वपूर्ण शासक यही है इस पूरे चौहान साम्राज्य के। इन्हीं में से अधिकतर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके पहले इनकी माताजी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, जिनका नाम था कर्पूर देवी। देखिए, कर्पूर देवी को ही प्रथम हिंदू महिला शासिका कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रथम हिंदू महिला शासिका कर्पूर देवी को कहा जाता है। इनके पिता जो थे वह अनंगपाल थे, जो अनंगपाल दिल्ली के शासक थे, और इनका विवाह सोमेश्वर से हुआ था। और इसी कर्पूर देवी के गर्भ से 1166 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, ये 11 वर्ष की अवस्था में शासक बने थे, क्योंकि इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। तो शासन की जो सारी शक्तियाँ उस समय कर्पूरी देवी के हाथ में थी, सारी शक्तियाँ इन्हीं के हाथ में थी, यही उनकी बागडोर संभालती थी। और मुख्य रूप से जो संचालन और जो केंद्रित थे वो थे, एक तो था कदम्बवास, इसी को केमास भी कहा गया है। एक तो था कदम्बवास और एक और था, उसका नाम था भुवनमल। तो कदम्बवास या फिर केमास जो था वो तो था इनका मुख्यमंत्री था,
और भुवनमल जो था वो सेनापति था, तो बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी भुवनमल ने पृथ्वीराज चौहान को बचपन में अनेक परेशानियों से भी बचाया था, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम पृथ्वीराज चौहान के प्रॉपर विषय पर आते हैं। सबसे पहले तो इनको क्या कहा जाता है, इनको दल पुंगल भी कहा जाता है। दल पुंगल, दल पुंगल यानी कि होता है विश्व विजेता, और राय पिथोरा, राय पिथोरा, तो ये दोनों ही नाम जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हमें मिलते हैं। दल पुंगव ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है विश्व विजेता, वी लिख रहा हूँ मैं, विश्व विजेता। अब अहिन पाठल गुजरात में जन्म हुआ था, जैसे कि हम बात कर चुके, 1166 में इनका जन्म हुआ था और 11 वर्ष की अवस्था में ये राजा बने थे, और इन दोनों ने इसकी सहायता की थी। अब देखिए 1178 की बात करें तो 1178 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजकार्य अपने हाथों में ले लिया। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान सब तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। तो कैसे घिरा हुआ था ये हम आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये घिरा हुआ था अपर गांगे से, अपर गांगे और नागार्जुन, दो लोग थे, अपर गांगे और नागार्जुन, इन दोनों से यह घिरा हुआ था। नागार्जुन इसे राजा नहीं मानता था, इस कारण से वो इसके राज्यारोहण करना चाहता था, इसका राज्य हथियाना चाहता था। तो उसके जो चाचा थे, पृथ्वीराज चौहान के जो चाचा थे अपर गांगे, ये तो कौन थे, इसके चाचा थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अपर गांगे चाचा थे जो इसको राजा नहीं मानते हैं, और इन्होंने इसको विरोध कर दिया था, और चाचा को तो इसने पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। इसके बाद छोटा भाई था, इन्हीं का छोटा भाई था जिसका नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन ने भी विद्रोह कर लिया था और इसने गुड़गांव पर कब्जा कर लिया था। इसने गुड़गांव जो है वर्तमान में उस पर कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पर फिर गुड़गांव का युद्ध हुआ था 1178 में, फिर गुड़गांव का युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पर भी क्या की, विजय प्राप्त की और इसको हटा दिया। फिर बात करते बंडानक। बंडानक एक जाति का नाम है, बंडानक का भी दमन किया था, बंडानकों की जाति का भी इसमें दमन किया था। ये एक जाति थी। इन बंडानकों ने क्या किया था कि अलवर भरतपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र था, भरतपुर हम कह सकते हैं, अलवर कह सकते हैं, इन और मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्र पर इस जाति ने कब्जा कर लिया था, बंडानक जाति ने। तो उसके बाद में सैनिक कार्रवाई की इसने और 1182 में इनका भी इसने दमन कर लिया। तो देखिए 1178 में तो इसका दमन किया और 1182 में इनका दमन कर दिया। अब इनका दमन करने के बाद फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिग्विजय की नीति पर निकला। दिग्विजय यानी कि उसको अब सब कुछ जीतना था, आसपास के राजाओं को जीतने की नीति का आरंभ इसने बंडानकों की जाति का दमन करने के बाद शुरू किया। अब एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है आगे, जो है महोबा विजय। महोबा का युद्ध भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको चंदेलों का दमन भी कह सकते हैं। चंदेल शासक थे ये, महोबा चंदेल। क्या हुआ था कि एक बार जो पृथ्वीराज के जो सैनिक थे वो दिल्ली से आ रहे थे और महोबा राज्य में यहाँ पर आते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो कुछ जख्मी सिपाही हो गए थे, तो उसको यहाँ का जो शासक था महोबा राज्य का शासक था, उसका नाम था परमीदेव चंदेल। तो इस शासक ने उस जख्मी सिपाहियों को मरवा दिया। तो इस अपने सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान फिर अजमेर से विशाल सेना लेकर महोबा विजय के लिए आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और यहाँ पर एक जगह आती है नारायण जगह पर आकर 1182 में यहाँ पर अपना डेरा डाल देता है। अब क्या होता है, जो परमदेव चंदेल होता है ये घबरा जाता है। ये अपने दो सेना नायकों को जो पुराने होते हैं उनको बुलाता है, जिनका नाम होता है आल्हा और उदल, इनको बुलाता है वो। और ये दोनों सेना नायकों के बीच, इन और पृथ्वीराज चौहान के बीच यहाँ पर एक जगह पड़ती है तुमुल। तो तुमुल का युद्ध होता है और इसमें आला उदल वीर गति को प्राप्त करते हैं, शहीद हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है। तो इस तरह से महोबा विजय पृथ्वीराज चौहान 1182 में प्राप्त करता है। अब हम आगे बात करते हैं और भी संघर्ष है, जैसे इसके हम बात करते हैं चालुक्य संघर्ष। चालुक्यों से संघर्ष, क्योंकि हमें पता है कि चालुक्य शासक था भीम द्वितीय, जिसने इसके पिताजी की हत्या की थी।
तो यहाँ पर एक कहानी भी आती है इच्छिनी की कहानी भी आती है कि जो भीम द्वितीय था वो इच्छिनी से विवाह करना चाहता था, पर विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कर लिया। तो इस कारण भी इनकी जो दुश्मनी थी वो बढ़ गई। पर वास्तविक कारण तो वही माना जाता है कि चालुक्य शासकों द्वारा इसके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। और कहते हैं कि मारवाड़ की सीमाएं भी दोनों के हितों का टकराव थी। चालुक्य शासक मारवाड़ पर कब्जा करना चाहते थे और पृथ्वीराज चौहान भी मारवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, जिस कारण से दोनों के बीच में पहले तो युद्ध हुआ, 1184 में नागौर का युद्ध हुआ, और उसके बाद में दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कौन सा युद्ध हुआ था? नागौर का युद्ध हुआ था, नागौर का युद्ध, और उसके बाद में संधि हो गई थी। और ये जो इच्छिनी थी इसके बाद में इसकी शादी हुई थी। कहते हैं कि जब पृथ्वीराज को 1192 में जो पकड़ लिया गया था 1182 में तराइन के युद्ध में, तब ये इच्छिनी कुमारी अपने पति को छुड़ाने के लिए घोड़े पर बैठकर गई थी, पर इसको वहाँ पर एक तीर लगा, जिस कारण से इसका वहीं युद्ध भूमि में ही दाह संस्कार कर दिया गया था। तो इच्छिनी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को छुड़ाने के समय वीरगति को प्राप्त करती है। अब एक महत्वपूर्ण संघर्ष आता है, जो आता है गढ़वाल संघर्ष। गढ़वालों से संघर्ष एक महत्वपूर्ण संघर्ष है, संयोगिता वाली बात इसी में आएगी। गढ़वाल चौहान साम्राज्य जो था उसके उत्तर पूर्व में, मतलब मान लो ये अगर चौहान साम्राज्य है तो इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर गढ़वालों का राज्य कन्नौज था। कौन क्या था यहाँ पर? कन्नौज था, जहाँ पर गढ़वाल शासक राज्य करते थे। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कौन था? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल जो था वह दिल्ली का जो राजा था ना, अनंगपाल तोमर की दूसरी पुत्री का विवाह कन्नौज के शासक विजयपाल से हुआ था, और उस विजयपाल का जो पुत्र था वो था जयचंद, यानी कि जयचंद के पिता का क्या नाम था? विजयपाल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। विजयपाल इसके क्या थे? पिता थे, और ये इनका क्या था? पुत्र था। तो इस तरह से यह भी पृथ्वीराज के सामने अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था, क्योंकि यह दिल्ली का सपना देखता था, पर दिल्ली का शासक तो उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय बन गया, तो यह इसका सपना पूरा नहीं हुआ। अब क्या होता है कि इसी जयचंद की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपस में प्रेम करते थे। तो कहते हैं, कहानी है यह कि वो उसे प्रेम करती थी, पर इसका पता जब जयचंद को चलता है तब वो संयोगिता का विवाह करने की जल्दबाजी करता है और एक स्वयंवर का आयोजन करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय को वो नहीं बुलाता है, जबकि उसकी लोहे की मूर्ति वो द्वारपाल के स्थान पर जाकर रख देता है। तो संयोगिता भी उसी स्वयंवर में वरमाला जो है उस लोहे की मूर्ति को जाकर पहना देती है। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पता चलती है तब वो सेना लेकर आता है और कन्नौज पर आक्रमण करता है और संयोगिता को अपहरण करके ले जाता है और उससे विवाह कर लेता है। तो यह बात जो है वो जयचंद के लिए बहुत ही अपमानजनक होती है, जिस कारण उसके और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य में जो कटुता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका परिणाम हम अभी हम आगे देखेंगे। चलिए, अब और जो संघर्ष होता है वो होता है तुर्कों से भी संघर्ष होता है। तुर्कों से संघर्ष क्या होता है कि अब गजनी तो चला गया था, उसके बाद में गौरी वंश प्रबल हुआ था। तुर्की में जो गौरी वंश जो था, कौन सा वंश था? गौरी वंश, वो प्रबल हो गया। गौरी वंश प्रबल हो गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। इस मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया था। ये क्या हुआ था कि 1173 में ये गौरी जो है वो गजनी का सूबेदार बना था। ये गजनी जो है उसका सूबेदार बना था, और उसके बाद इसने भारत पर आक्रमण करने के लिए कब्जा करने के लिए गुजरात पर आक्रमण किया, जहां पर भीमदेव चालुक्य शासक जो था भीम सेकंड ने इसको हरा दिया था। किसको हरा दिया था? गौरी को हरा दिया था। कौन सा युद्ध हुआ था? आबू का युद्ध। ध्यान रखिएगा, आबू के युद्ध में इसको हराया था। मोहम्मद गौरी को हरा दिया था आबू युद्ध में, जिसके कारण ये वहाँ पर चला गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पंजाब के रास्ते से भारत में प्रवेश करने का निर्णय लिया। गुजरात से तो ये नहीं आ सका क्योंकि ये हार गया वहाँ से। पंजाब के रास्ते से भारत में प्रवेश करने का इसने निर्णय लिया। आगे बात करते हैं।
तो इसने यहाँ से, और उसके बाद में कई युद्ध हुए थे दोनों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और घोरी के बीच में कई युद्ध हुए। जैसे हम्मीर महाकाव्य घोरी को 7 बार पराजित करना कहता है, सूर्जन चरित्र 21 बार कहता है, तो प्रबंध चिंतामणि 23 बार पराजित करने की बात कहता है। पर वास्तविक काव्य में जो इतिहासकार है वो 2 युद्ध ही मानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो 2 युद्ध हुए थे, पहला हुआ था तराइन प्रथम, तराइन फर्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1191 में, और तराइन सेकंड, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये हुआ था 1192 में। 1191 के युद्ध में गोरी घायल होकर भागा था। जी हाँ, यह गोरी जो है वो घायल होकर भाग गया था। इसमें क्या हुआ था कि गोरी ने जो सेनापति था राजा गोविंद राय पर उसने हमला किया था, तो गोविंद राय ने भी प्रत्युत्तर में गोरी पर हमला किया, जिस कारण से वो घायल होकर भाग गया। अपमानजनक पराजय हुई थी गोरी की इसमें, अपमानजनक, तो अपमान भी हुआ था, अपमानजनक उसकी पराजय हुई। पर 1 साल बाद ही वो वापस यहाँ पर आ गया, और इस बार इसने गोरी ने किससे काम लिया? धोखे से काम लिया। इसने पृथ्वीराज चौहान को संदेश भिजवाया था कि वह केवल संधि करने आया है। तो संधि करने आया है, तो पृथ्वीराज चौहान की ये बड़ी भारी भूल थी कि इसने पहली बार में इसका पीछा नहीं किया था। अब यहाँ पर एक लेखक है हसन निज़ामी जो है वो क्या लिखते हैं? हसन निज़ामी इस युद्ध के पहले की भूमिका के बारे में स्पष्ट करते हैं कि गोरी लाहौर तो पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज के पास ये संदेश भिजवाया कि वह इस्लाम धर्म या गोरी की अधीनता स्वीकार कर ले। तो पृथ्वीराज ने भी जवाब दिया कि वह उसे अपने देश लौट जाना चाहिए, या तो फिर युद्ध में मैदान में आ जा। तो फिर उसने छल का सहारा लिया और उसने कहा कि मैं तो संधि करने आया हूँ। अब क्या हुआ कि संधि करने के लिए पृथ्वीराज चौहान अपने मुख्य सेनापतियों को लेकर गया और निश्चिंत होकर गया, कम सेना लेकर गया और रात्रि में विश्राम करने लगा। पर जब जैसे ही सुबह वो शौचादि के लिए निवृत्त होने लगे, तब अचानक से गोरी की सेना ने आक्रमण कर लिया और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान युद्ध क्षेत्र से भागे, पर उनको जो है वो सिरसा कहते हैं, सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और वहीं पर उसको मार दिया गया। तो सिरसा में ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था, ये बात इतिहासकार स्पष्ट करते हैं। पर यहाँ पर उनका जो मित्र है चंद यहाँ पर और बात करता है। चंद बरदई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को तो वह अपने क्षेत्र ले गया था, गजनी ले गया था। उसके बाद में उसको दरबार में ले जाया गया। गोरी के सामने दरबार में हाजिर हुआ तो उसने कहा कि तू अपनी आंखें नीची कर। तो उसने पृथ्वीराज चौहान ने आंखें नीची नहीं की तो उसकी आंखें फुड़वा दी। तो इस तरह से ये बात भी यहाँ पर कही जाती है। उसके बाद कहते हैं कि जो मित्र था चंद्र बरदई वो गोरी से मिलने पहुँचा। वहाँ पर उसने शब्द भेदी बाण की बात कही। तो फिर गोरी ने कहा कि बताओ शब्द भेदी बाण कैसे होता है। तो उसके बाद में चंद्रबरदई एक दोहा पढ़ता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चुके मत चौहान। और पृथ्वीराज चौहान बाण चलाता है और गोरी मारा जाता है। फिर दोनों जने आपस में अपनी अपनी हत्या कर देते हैं। तो ये किंवदंतियाँ है, इतिहासकार इसमें एक नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान की छतरी जो है वो गजनी में बनी हुई है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। छतरी कहाँ बनी हुई है? पृथ्वीराज चौहान की काबुल में, काबुल या हम कह सकते हैं गजनी में बनी हुई है। और पृथ्वीराज का जो स्मारक है, हमारे पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, वो कहाँ बना हुआ है? वो हमारे यहाँ बना हुआ है अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब ये जो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, इसको एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है। मतलब कि इससे क्या हुआ कि इससे भारत में एक स्थायी मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। मुगल तो बाद में आए, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई, अब क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो भारत का साम्राज्य तो जो था वो जीतता है। कन्नौज जीतता है, गुजरात जीतता है, बिहार जीतता है और उत्तरी भारत पर पूरा अधिकार कर लेता है। और उसके बाद में किसको? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को सौंप देता है। कुतुबुद्दीन को भारत वो सौंप देता है और खुद वापस चला जाता है। तो इस तरह से भारत में फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत फिर भारत में होती है और गुलाम वंश फिर स्टार्ट होता है। और इसका पहला जो शासक वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है।
गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब और थोड़ी सी पृथ्वीराज चौहान के बारे में और बात कर लेते हैं कि यह बहुत ही गुणी जनों का सम्मान करता था। इसने एक कला साहित्य विभाग की भी स्थापना की थी। कला साहित्य विभाग की भी स्थापना की थी। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसका इन्होंने प्रथम अध्यक्ष जो था वो बनाया था पद्मनाभ को। ये बहुत बार आया हुआ है, पद्मनाभ को इन्होंने पहला अध्यक्ष बनाया था। इनके पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कौन था? तो आप ध्यान रखिएगा, जयानक था, ये भी पूछा जाता है। जयानक इनके दरबार में था। वागीश्वर भी था, पृथ्वीराज रासो लिखा था जयानक, पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज विजय। वागीश्वर था, जनार्दन था। उसके बाद विश्वरूप भी इनके दरबार में था, और पृथ्वी भट्ट या हम कह सकते हैं चंद्रबरदई, ये भी इनके दरबार में था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने एक बिसलपुर बांध के किनारे महादेव का मंदिर भी बनवाया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये तो हमें पता है। और इसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक थे, और इसके साथ ही जो शक्ति थी, चौहानों की शक्ति, शाकंभरी सांबर के चौहानों की जो शक्ति थी, अजमेर के चौहानों की शक्ति, वो समाप्त हो जाती है और अजमेर में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा अजमेर का इतिहास समाप्त होता है। धन्यवाद।